नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार में बात इस बार कोयला घोटाला की। जी हां, सीएजी की एक ताजा रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 1.86 लाख करोड़ रुपए का निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया कोल के क्षेत्र में। आखिर इस फायदे का आम आदमी को क्या नुकसान है, इसकी करेंगे आज हम पड़ताल। और इस पड़ताल को करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता नलिन कोहली हैं। नलिन, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आशीष खेतान है, वरिष्ठ पत्रकार हैं तहलका के, आपका भी स्वागत है आशीष। टीके अरुण है, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है टीके अरुण। और हमारे साथ अमिताभ मुखोपाध्याय हैं, जो कि रिटायर्ड डीजी सीएजी रह चुके हैं, आपका भी स्वागत है अमिताभ। और इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के नेता राशिद अलवी भी जुड़ेंगे। राशिद साहब, आपका भी स्वागत है। तो आइए पहले कर लेते हैं सीएजी रिपोर्ट की पड़ताल और सीएजी रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा। आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट में सबसे पहले यह कहा गया है कि बिना नीलामी के कोल ब्लॉक आवंटन से निजी कंपनियों को सरकार ने 1.86 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाया। और सबसे ज्यादा सवाल ये है कि 2004 से 2009 के दौरान अपारदर्शी तरीके से कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ। घाटे का जो अनुमान है वो 2010-11 के कोयला उत्पादन और बिक्री के औसत मूल्य के आधार पर लगाया गया है। 2004 से 2006 के दौरान 2 साल में 142 कोल ब्लॉक्स का आवंटन किया गया और इस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2004 से 2009 के बीच शिबू सोरेन और प्रधानमंत्री के पास रहा कोयला मंत्रालय, ज्यादातर प्रधानमंत्री के पास रहा कोयला मंत्रालय। प्रतिस्पर्धी बोलियों के बजाय निजी कंपनियों को सीधे नामांकन के आधार पर कोयला ब्लॉक के आवंटन पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसके अलावा आरोप के दायरे में 25 निजी कंपनियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें टाटा ग्रुप, नवीन जिंदल ग्रुप, एसआर, वेदांता ग्रुप, अभिजीत ग्रुप, लक्ष्मी मित्तल और तमाम दूसरी कंपनियां हैं। 6 साल तक नीलामी की प्रक्रिया को टालती रही सरकार, ये सीएजी की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं। और आइए इस पर दिखाते हैं आपको कि सरकार का जवाब क्या है। सरकार का जवाब है कि सरकारी नीति का उद्देश्य आधारभूत ढांचे का विकास करना है, न कि राजस्व कमाना है। सरकार का यह भी कहना है कि सरकारी नीति पर सवाल उठाने का हक सीएजी को नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि 1993 से चली आ रही नीति का ही सरकार ने पालन किया, कोई नई नीति नहीं थी। और आवेदन के आधार पर कैप्टिव कोल आवंटन की परंपरा को निभाया गया। राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की सरकारें ऐसी थीं जिन्होंने नीलामी का विरोध किया था। कैसे इसकी जांच की गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार को 1.86 लाख करोड़ का लॉस नहीं हो रहा है। उसको इसके एक अंश का, सीएजी रिपोर्ट में जो बात है, इसके एक अंश का नुकसान हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी तक जो बार बार ये कहा जा रहा है कि 1.86 लाख करोड़ का निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, वो उतना नहीं है जितना कहा जा रहा है? नहीं, निजी कंपनियों को इतना ही फायदा है। हाँ। मगर सरकार को जो लॉस है, सरकार को जो घाटा है, वो 1.86 लाख करोड़ का एक अंश है। अब वो अंश कितना है, वो बिडिंग प्रोसीजर पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बिडिंग की सरकार इसमें से कितना चाहती है और कितना प्रोत्साहन के तौर पे कुछ इंसेंटिवाइज करने के लिए निजी उद्योगों को कितना उनको देना चाहती है, ये उसको तय करना है कॉम्पिटिटिव बिडिंग की पहलुओं के बना के, उसके रूल्स बना के, जो कि अभी तक नहीं बने हैं। मगर देखिए, जो निजी उद्योगों का फायदा है आज की तारीख में वो 1.86 लाख करोड़ है। लेकिन आज की तारीख का लॉस यही नहीं है। और अलॉटमेंट 2004-2006 का, ये कहां की नीति हुई कि फायदा तो आज का जोड़ा जा रहा है और उससे आगे 25 साल पहले, 50 साल पहले का जोड़ा जा रहा है, लेकिन कंपनियों को अलॉटमेंट हुआ है 5 साल पहले, 6 साल पहले। बिल्कुल, आपको ध्यान होगा कि किसी ने भी ये कोयला अभी भी खनन नहीं किया है। उनके पास है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जिस दिन से अलॉट हुआ है, उनका शेयर वैल्यू 35 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स बढ़ा है। तो एक तो उनको लाभ मिला है इक्विटी शेयर में, जितना पैसा आया है उससे। दूसरा,
सरकार को या जनता को जो नुकसान हुआ है उससे कि इन्होंने एक तरह की होर्डिंग करी है, ले लिया है अपने नाम पे, कैप्टिव कर लिया है, अब इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इससे ऊर्जा उत्पादन नहीं हो रही है, जी, तो वो भी एक लॉस है। अरुण ने भी इस पर काफी स्टडी की है। अरुण, ये जो लाभ का अनुमान लगाया गया है, आपकी नजर में ये अनुमान किस तरह से लगाया गया है, क्या आप कहेंगे? क्योंकि अप्रैल में जब रिपोर्ट आई थी 10 लाख करोड़ रुपए की बात कही गई थी, हालांकि वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी, लेकिन जब सार्वजनिक हुई तो वो काफी कम हो गई, 2/3 से भी ज्यादा कम हो गई। ऐसा कैसे हुआ? इसमें जनता के हित में क्या है? हाँ, ये हमारे कोयले के बारे में पूरे कानून जो है एकदम सरासर गलत है। उसका कानून का पर्पस ये है कि कुछ बाबू और कुछ नेता मिलके लूट मचाए। ये कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 की वजह से कोल स्टेट मोनोपोली है। कोल इंडिया और कुछ स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशंस, उनके सब्सिडरीज यही सिर्फ माइन कर सकते हैं, जबकि ये देखा गया कि इनका माइनिंग कैपेसिटी जितना इकोनॉमी का डिमांड है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। ये 3 बार ये लॉ अमन किया गया कि टू अलाउ कैप्टिव माइनिंग, क्या बोलते हैं, कैप्टिव माइन सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनी और पावर कंपनी इनको देने के लिए। कैसे देते हैं? वो एप्लीकेशन डालते हैं, अपने मर्जी से नेता बाबू मिलके दे देते हैं। ये ज़रासर जब से ये 1973 से ये कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट लागू हुआ, तब से नेता बाबू मिलके ये अलाउ करते हैं, और अलाउ करते वक्त ज़रूर पैसे भी लेते हैं। और ये तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सब उसमें शामिल रहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये माइनिंग लीज देती है स्टेट गवर्नमेंट, माइन प्लान अप्रूव करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों मिलके ही किसी को माइन मिल सकता है। अब नलिन कोहली, अब मुश्किल ये है कि इस फायदे में सभी शामिल हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। कैसे आप लोग इतना मैं इसको बहुत हंगामा स्पष्ट क्यों? करना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की जो रणनीति हमेशा हम देखते हैं कि जब उनके ऊपर आंकड़े और उनके ऊपर तथ्य भारी पड़ते हैं तो वो गुमराह करने की दिशा में चले जाते हैं। एक बात हम इसको स्पष्ट कर दें, अलॉटमेंट अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अब बड़ी सिंपल हुई, जब सूट करता है तो कांग्रेस पार्टी जो है फेडरलिज्म के नाम पे तारीफें सुनाना शुरू करेगी, और जब सूट नहीं करेगी तो आप हर जो राज्य जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं होती उनको आप तंग करने में लग जाते हैं। स्पष्ट करें, अलॉट किसने किया? केंद्र सरकार ने किया अलॉट। मतलब आपने बांट दिया इसको लगातार। उसके बाद केंद्र सरकार को इसमें क्या मिला ये भी हमें आप डिफाइन करके बता दीजिए। तो क्या सीएजी ने इतना बिना लेखा पढ़ी करे हुए एक रिपोर्ट निकाल के उसमें स्पष्ट कर दिया कि सरकार को कुछ नहीं मिल रही और सरकार को मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकारों को जो लाइसेंस फीस के मैडम तौर पर हम बात 50% करें, हम मिल रहा है, इसको सब राज्य उसको क्या सरकार कहेंगे को आप? अलग करके और केंद्र सरकार को अलग करें, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए, और यहां पर कई यहां पर लोग हैं जो इस मामले को अच्छे से समझते हैं, कोल एक मेजर मिनरल है, और कोल जब एक मेजर मिनरल है एक्ट के तहत वो केंद्र सरकार के नियमों में पूरा आता है। इसमें राज्य सरकार जो है, मतलब राज्य सरकार कुछ और मिनरल्स में उनकी बातें चलती है। मेजर मिनरल की अलॉटमेंट जो है स्पेसिफिकली सिर्फ केंद्र सरकार कर सकता है, जो कोल के केस में हुआ है। इसीलिए प्रश्न जो है वो सीधे सीधे कांग्रेस की यूपीए सरकार पर पड़ रही है, और जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं 8 साल में कोल मंत्री थे। जी, राशिद अल्वी साहब, आप जो नलिन सवाल उठा रहे हैं कि खुद जब प्रधानमंत्री कोयला मंत्री रहे उस वक्त का ये सारा मामला है और राज्य सरकारों के ऊपर इसका आरोप मढ़ना गलत होगा। देखिए, मैंने तमाम लोगों की बातचीत सुनी जी, और इसीलिए मैं लगातार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करती है। 6 साल एनडीए की सरकार थी, आपने कभी ऑक्शन की बात की? कभी आपने कहा कि ये कोल बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, हम ऑक्शन करेंगे? ऑक्शन की बात हमने की कि कोल ऑक्शन होना चाहिए। आपकी सरकारों ने उसका विरोध किया। राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, आपने विरोध किया, और जबानी नहीं किया है, इन राइटिंग किया है। और ये कहना कि जो अलॉटमेंट होता है वो जिसको चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है, ये भी आप गुमराह कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसके अंदर कंसर्न मिनिस्ट्रीज के लोग, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर्स होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो मिलकर फैसला करते हैं। और यहां पे मैं ये बताता चलूं, जो डिस्प्यूट है वो 57 ब्लॉक्स का है। जी,
57 ब्लॉक्स में सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर अभी प्रोडक्शन हुआ है। 56 ब्लॉक्स में तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, शुरू ही नहीं हुआ है। कोल माइंस के अंदर प्रोडक्शन काफी टाइम लेता है। कोल इंडिया भी इतना ही टाइम लेता है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर इतना टाइम ले रहे हैं। 5 साल, 6 साल, 4 साल उसके अंदर लगते। हमारी सरकार ने 3 नए कदम उठाए। हम जिन लोगों को देते, पहले हम इश्तहार देते हैं अखबारात के अंदर, वेबसाइट के अंदर, जिसको कोल ब्लॉक्स चाहिए वो अप्लाई कर सकते, उनसे एग्रीमेंट करते, एग्रीमेंट के वायलेशन पे उनके खिलाफ कार्रवाई करते, बैंक गारंटी लेते। और ये सीएजी मैं नहीं समझता कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो किस बुनियाद पे इस तरीके की बात करते हैं। पॉलिसी बनाना सरकार की जिम्मेदारी। जवाब देना चाहता हूं। क्या सीएजी ये बात कहेगा कि जो अलवी- इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, ये अलवी साहब, सरकार आपने एक कई मुझे सवाल कहेगी, एक साथ फिर उठाए जवाब हैं। देना। आशीष खेतान, आपने सीएजी रिपोर्ट पढ़ी है, उस बिल्कुल। सीएजी रिपोर्ट में एक जगह मेंशन है कि कैसे एक कंपनी को अलॉटमेंट के लिए बाकी तमाम कंपनियों की बातें ही नहीं सुनी गई। पिछले 2004 से जब प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला, 2004 मई में यूपीए की सरकार बनी, कोयला मंत्री शिबू सोरेन बने, 1.5 महीने के बाद उनके खिलाफ वारंट निकल गया, वो फरार हो गए। पहले मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, जो फरार हो गए, और प्रधानमंत्री ने कोयले का कार्यभार संभाल लिया। प्रधानमंत्री ने कोयले का कार्यभार संभालते ही इस बात की संस्तुति कर दी कि कैप्टिव कोल ब्लॉक को मौजूदा नीति से देने से विंडफॉल गेन हो रहा है प्राइवेट पार्टीज को। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री के खुद के दस्तखत हैं। प्रधानमंत्री ने अगले 2 साल तक ये बात मानी कि जो कैप्टिव कोल ब्लॉक की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उससे प्राइवेट पार्टीज को विंडफॉल गेन हो रहा है, और ये सारे मिनट्स में रिकॉर्ड है। लेकिन प्रधानमंत्री अगले 6 साल तक उस नीति को नहीं बदल पाए, और प्रधानमंत्री के रास्ते में रोड़े कौन अटका रहा था? खुद उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट दसारी नारायण राव, राज्यसभा के एमपी हैं, तेलुगु फिल्म मेकर हैं, वो रोड़े अटका रहे थे। शिबू सोरेन जब भी आते थे रोड़े अटकाते थे। बीजेपी के मुख्यमंत्री रोड़े अटकाते थे। और क्यों रोड़े अटकाते थे? क्योंकि 6 सालों में राज्य सरकारों के रिकमेंडेशन पर कोयले के ब्लॉक का आवंटन होता था। ये सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड है। ये इसका जवाब दें अलवी साहब। अलवी साहब, जवाब देना चाहेंगे आप? बाद में ये बताऊं कि इतना आसान नहीं होता है सारे फैसले करना। तमाम राय अम्मा बनानी पड़ती है। इस सिलसिले में पार्लियामेंट के अंदर कानून लाया गया, उसे 2 बार स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा कह रहा, गया। मैं निष्पक्ष होकर कह रहा हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि देश में एक ही संस्था है आज की तारीख में जो कि नैतिक आग्रह पे आधारित है, और उसको कुचलिए मत। जी, मैं इस पे 2-3 बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। पहली बात है, राशिद भाई ने, क्योंकि बहुत सीनियर नेता हैं और उनको जानकारी होगी जरूर, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की जो बात कर रहे थे, तो अगर आप खुद पढ़ेंगे सीएजी रिपोर्ट, उसमें देखेंगे एक जगह 2 पार्टियों को स्क्रीनिंग कमेटी ने बुलाया, आवंटन किया गया 6 पार्टियों को। तो 4 लोग जो स्क्रीनिंग कमेटी में बुलाए नहीं गए, उनको भी आवंटन किया गया। पहली बात। दूसरी बात, ये जो जीरो लॉस की बात आ रही है, हमने जीरो लॉस 2G में सुन लिया। जीरो लॉस के अगर आप जाएं तो आज सरकार आंकड़े से 14,000 करोड़ पे आप वापस देने वाले हैं 2G, और कई लाख करोड़ सरकार को मिलने वाले हैं। अगर आप तीसरी बात देखें, इस 8 सालों में जो बात करें, और आशीष ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि उन्हीं के मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय के रोड़े डाल रहे हैं, उस पर राशिद भाई ने जवाब नहीं दिया। और आखिरी बात है जो मैं कहना चाहता था, जो अमिताभ जी ने मेरे लिए कह दिया एक किस्म से, कि ये बिल जो पेंडिंग था वो आगे तो बढ़ी नहीं, सरकार आगे आई तो प्रक्रिया जो है, राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं थी, आज जैसे राज्यसभा में यूपीए की मेजोरिटी नहीं है, तो वो बात हुई नहीं। तो केंद्र सरकार जो है गुमराह करने के लिए राज्यों पे अब थोपना चाहती है, जैसे महंगाई को थोपना चाहती है। जी, राज्यों और केंद्र को लेके एक मुद्दा और भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, इसके बाद जल्द वापस लौटेंगे।
भारत दुनिया में कोयले के उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। बावजूद इसके कोयले की कमी भारत में लगातार बनी हुई है और कोयले की कमी को दूर करने के लिए निजी कंपनियों को कोयला आवंटन की सुविधा दी गई, कोल ब्लॉक्स दिए गए। बावजूद इसके वो कमी पूरी नहीं हो पा रही है। कोल इंडिया के पास केवल 558 मीट्रिक टन उत्पादन की क्षमता है। बाकी जो कोल की ज़रूरत है वो कैसे पूरी हो, इसको लेकर इस देश में एक लंबी बहस चल रही है। निजी कंपनियों को इसलिए दिया गया क्योंकि देश में जो 40-50 हज़ार मेगावाट बिजली की कमी है उसे निजी कंपनियों के जरिए पूरा किया जाना था, लेकिन वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है। सच्चाई ये है कि आज जो देश में बहस चल रही है कि जिन 57 कोल ब्लॉक्स के आवंटन पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनमें से सिर्फ एक कोल ब्लॉक ही शुरू हो सका, बाकी 56 तो अभी शुरुआत ही नहीं हो सके। और ऐसी स्थिति में देश में बिजली की कमी पूरी कैसे होगी? ठीक है, हो ही नहीं सकता। देखिए, हमारा 50,000 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी आज को है जो बनी हुई है वो आइडल है, वो बिजली उत्पादन उसमें नहीं हो रहा है क्योंकि कोयले की कमी है। हमारी कोल इंडिया जो है एकदम इनएफिशिएंट एक मोनोपोली है जिसकी वजह से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। तो जब तक ये नीलामी की पॉलिसी सुधार रियलाइज नहीं होती तब तक कोल अलॉटमेंट रुक नहीं सकती थी। ये हालांकि ये कोल प्रोड्यूस नहीं किया जो अलॉट हुआ, लेकिन ये पहले तो कोई नहीं जानता कि नहीं करेंगे, अलॉट तो होना ही था। लेकिन ये समझना चाहिए कि किसी भी कंपनी को कैप्टिव ब्लॉक दिया गया वो अनड्यू बेनिफिट उसको मिल ही गया। आप कह रहे हैं कि Undue अनड्यू benefit बेनिफिट मिल ही गया, ये इसका क्या आधार है? कैसे मिल गया अनड्यू बेनिफिट? इसको डिफाइन कीजिए। जापान जैसे एक देश में जिसमें ना कोयला है ना आयरन ओर है, वहाँ के स्टील कंपनी बाहर से आयरन ओर खरीदता है, बाहर से कोल खरीदता है, मार्केट रेट में खरीदता है, फिर स्टील बनाता है, उससे जो प्रॉफिट बनाता है। हमारे देश में जो है वो कैप्टिव उसका माइन नहीं, कैप्टिव आयरन ओर माइन है, कैप्टिव कोल माइन है और वो स्टील बनाता है, लेकिन वो एक ही प्राइस पे दोनों बेचते हैं। इनको अनड्यू बेनिफिट तो है ना। हाँ? तो कैप्टिव का मतलब अनड्यू बेनिफिट है, वो जिसी के भी तरीके में वो अलॉट हो, ये नहीं होना चाहिए। वो नहीं होने का एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा एक सवाल और है राशिद साहब, वो ये है कि एक दूसरे तरीके का अनड्यू बेनिफिट ये है कि जिन लोगों को अलॉट हुआ उनमें से कई ऐसे निकले जो साल भर के अंदर 2 साल के अंदर उसको बेच के और करोड़ों रुपए कमा लिए। उनका क्या कहेंगे? सरकार ने जो नए एग्रीमेंट्स बनाए हैं उनमें बहुत स्पेसिफिक लिखा है कि अगर एग्रीमेंट का वायलेशन होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैंक गारंटी ली गई है जो पहले नहीं होता था। लेकिन यहां मैं ये भी कहता चलूं कि मैं कोई कोल का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने कोल एक्सपर्ट से बातचीत की है, कोल इंडिया के लोगों से बातचीत की। उनका कहना है कि आमतौर से 5 से 6 साल का वक्त लगता है प्रोडक्शन के अंदर। अगर प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है तो इसके अंदर उनको बहुत ज्यादा मुरीदे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, खतावार नहीं ठहराया जा सकता। जिन कोल ब्लॉक्स पे अभी शुरुआत भी नहीं हुई, सीएजी कहता है कि 1.80 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। ये अगर हंसने की बात नहीं है तो क्या है? हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। राशिद साहब, लेकिन अगर आप ये आशीष कैलकुलेट करने आपके सवाल का लगेंगे, जवाब देना। एक मिनट, विंडफॉल गेन हो रहा है। अगर मैं ये कब की रिपोर्ट है? 25/7/2005 की 5 की। प्रधानमंत्री के कार्यालय में मीटिंग हुई, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बने। मैं आपको भी दे सकता हूं, बाद में राशिद भाई को भी दे सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अधिकारियों ने इस बात को माना कि जो मौजूदा पॉलिसी है बिना ऑक्शन की कैप्टिव कोल ब्लॉक्स देने की, यही तो वजह थी ना जिसकी वजह से नीलामी की प्रक्रिया को अपनाने की यही वजह पेशकश थी की कि गई थी। प्रधानमंत्री ने नीलामी की प्रक्रिया को सबसे पहले अपनाया। और कभी भी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि इससे विंडफॉल गेन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बात हमेशा मानी कि विंडफॉल गेन हो रहा है। वो खुद चाहते थे कैप्टिव कोल ब्लॉक की पॉलिसी खत्म हो, नीलामी की पॉलिसी पर आए। अगर आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ें, और मैं फिक्स थोड़े सख्त सवाल करना चाहूंगा, पसंद आए कांग्रेस को ना आए, पूरी सीएजी की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे आपको साफ हो जाएगा कि जब जब प्रधानमंत्री से कोयले का कार्यभार शिबू सोरेन और दसारी नारायण राव के हाथों में आया, तब तब ऑक्शन की नीति को डस्टबिन में डाल दिया गया। फिर जैसे ही शिबू सोरेन पे कोई खतरा मंडराया और वो या तो फरार हो गए या तो कोई कानूनी प्रक्रिया से उनको छोड़ना पड़ा कोयला मंत्री का प्रभार, तो फिर से प्रधानमंत्री ने प्रभार संभाला और फिर से उन्होंने ऑक्शन की नीति पर कदम 2-4 बढ़ाए।
लेकिन तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि नलिन की पार्टी जो सवाल उठा रही है कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उसको सही तरीके से समझा नहीं गया है। मैडम ऐसा है, मैं इसको बहुत स्पष्ट कर देता हूं। तीन चीजें, तीन प्रश्न उठ जाएंगे प्रधानमंत्री जी के ऊपर। पहली बात तो स्टार्ट करिए कि उनके कार्यकाल में घोटालों के बाद घोटाले आ रहे हैं और उनके आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं, जो राशिद भाई कह रहे हैं हास्यास्पद है। मतलब 1,86,000 करोड़। 2G में भी जीरो लॉस कहा गया था। 1650 करोड़ का जो फिगर था उसको कहा था सही है, आज वही सरकार 14,000 पे कर रही है, 14,000 पे कर रही है, जिससे देश को लाख होगा। शुंगलू कमेटी रिपोर्ट आई थी, प्रधानमंत्री ने आश्वासित किया था कि CWG गेम्स में जो घोटाले हुए जरूर कुछ होगा, उन्हीं के मुख्यमंत्री ने डस्टबिन में फेंक दिया, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। 2G के केस में जब CVC ने, जब फाइनली CBI में केस रजिस्टर हुआ, 16 महीने CBI ने कुछ नहीं किया। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉनिटर करने शुरू किया, तब जाकर राजा जी जेल गए। तो मतलब अब आ जाते हैं आप प्रधानमंत्री पे जो बात कह रहे हैं, हम इस बात को कह रहे हैं कि इस पूरे कार्यकाल में 5 साल प्रधानमंत्री जी कोयला मंत्री थे। इसके अतिरिक्त 3 प्रश्न उठ जाएंगे कि या तो वो पॉलिसी अपनी जो नहीं इंप्लीमेंट वो करना चाहते थे, इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे थे, तो पॉलिसी पैरालिसिस की बात जो लगातार चल रही है वो स्पष्ट होती है, या वो जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसे वो परमिट कर रहे थे कि उनके होते हुए वो उसको अलाउ कर रहे थे कि ठीक है जो हो रहा है होने दो। और तीसरा प्रश्न ये उठ सकता है कि वो उसे प्रिवेंट करने में असमर्थ थे, कि जो गड़बड़ हो रहा था, जैसे ये मिनट्स ऑफ मीटिंग की तरफ बार-बार कह रहे हैं, वो नहीं कर रहे थे। लेकिन तो इसमें प्रधानमंत्री पे अगर प्रश्न नहीं उठेंगे तो किस पे उठेंगे? नहीं, आपके मुख्यमंत्रियों पर अगर कोई प्रश्न उठाएगा तो आप कहेंगे कि वो तो जायज काम कर रहे थे, जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन वहां पर भी CAG ने सवाल उठाए हैं 1052 करोड़ रुपए के नुकसान की। मैं इनफैक्ट प्रतीक्षा कर रहा था कब ये सवाल उठेगा, और मैं इस पे आराम से बोलना चाहूंगा। आप छत्तीसगढ़ के केस को देख लीजिए, पहले वहां कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से हुआ है। वहां 2 कोल ब्लॉक्स की बात हुई है। पहले कोल ब्लॉक में भटगांव 2 के नाम से 20 एप्लीकेशन आए, 20 लोगों ने टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदा, जिसमें से 5 ने अपने एप्लीकेशन दिए, और हाईएस्ट बिडर है अजय संचेती जी की कंपनी, जिनको मिला नहीं। मेरी बात सुन लीजिए पूरा, और मैं इस बात को भी स्पष्ट करना चाहूंगा, जो SMS कंपनी को मिला 49%, 49% उनकी शेयर होल्डिंग है, 51% है वहां छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो एक सरकारी कंपनी है। तो मतलब कुछ भी उसमें काम जो होगा, 51% शेयर होल्डिंग तो उन्हीं की है, तो मेजॉरिटी उनकी है, तो कंपनी तो वो हो गई। नहीं, वो अगर वो पारदर्शी तरीका अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि आपकी बात सही भी है, तो जो भटगांव 1 को अलॉट हुआ वो 552 रुपए प्रति टन के हिसाब से, और भटगांव 2 को जो हुआ वो जो है 129 रुपए के हिसाब से हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको वही तो बताने जा रहा हूं। दूसरा है, सेकंड ब्लॉक है, वो है भटगांव 2 एक्सटेंशन, उसका नाम है भटगांव 2 एक्सटेंशन। जो है उसमें अगेन सेम बता रहा हूं, उसमें 15 लोगों ने टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदा, मात्र 2 ने सबमिट किया। कारण उस ब्लॉक में काम करना ज्यादा मुश्किल है, वो नदी के पास है। नदी के पास मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। वहां पर 500 लोग हैं जिनको रीसेटलमेंट करना पड़ेगा। भटगांव 2 नॉर्मल वाले में सिर्फ 150 लोग हैं जिनको रीसेटलमेंट करना पड़ेगा। तो नेचुरली इस सबको लेते हुए उन्होंने अपना टेंडर दिया। और इन दोनों लास्ट सेंटेंस आप उसमें जरूर प्रश्न उठाइए ना, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, लास्ट बात जो कह रहा हूं, इधर जो कह रहे हैं बार बार कि एक सिंगल पार्टी को बिड दिया गया, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर दूसरी पार्टी का बिड नहीं क्लियर हो पाया तो इसमें दूसरी जो पार्टी को मिला उसकी क्या गलती है? मैं सारी बात मान रहा हूं, मेरा सवाल सिर्फ एक है। अपनी CAG रिपोर्ट पे तो आप पूरी बहस करना चाहते हैं, अपनी सफाई भी देना चाहते हैं, और चाहते भी कि सामने वाला आपकी सफाई सुने। बिल्कुल। तब आपने रमन सिंह का इस्तीफा नहीं माना। ये तो CAG की रिपोर्ट आई ना, जिसको आपने छत्तीसगढ़ असेंबली में टेबल भी किया। नहीं, एक मिनट, 1052 करोड़ का नुकसान हुआ, तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आप जो इस्तीफे की राजनीति कर रहे हैं, अपनी बात की आप सफाई भी देना चाहते हैं, और लेकिन प्रधानमंत्री की बात आप सुनना नहीं चाहते हैं, संसद आप चलना नहीं देना चाहते हैं। अब मैं जवाब दूं? आपकी CAG रिपोर्ट है तो आप उसके पीछे आपका रैशनल है, जस्टिफिकेशन है। प्रधानमंत्री की बात आप नहीं सुनेंगे। अच्छा, आप दोनों की बात हम सुनेंगे, लेकिन राशिद साहब कुछ बोलना चाहते हैं। राशिद भाई की अमृता जी, हाँ। अमृता जी, कितनी ताज्जुब की बात है। पार्लियामेंट को एक दिन चलने नहीं दे रहे, हम कह रहे हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, तो सुनने को तैयार नहीं है। CAG ने जो रिपोर्ट कोल मिनिस्ट्री के बारे में दी वो सही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में जो CAG ने रिपोर्ट दी है वो गलत है। उसको भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेन कर रही है। हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हमें एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ये जनाबे शेख का फलसफा है, अजीब सारे जहान से, जो यहां पियो तो हराम है,
जो वहां पियो तो हलाल है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो कुछ है वो सही है, दिल्ली के अंदर जो कुछ है वो गलत है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को चलने दीजिए, आपको जो कुछ कहना है कहिए, हमारी बात तो सुनिए, हमें जवाब देने का मौका तो दीजिए। आपने अभी चिदम्बरम साहब का इस्तीफा मांगा था, पार्लियामेंट चलने नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एलिगेशन ही नहीं है। इस पे बीजेपी क्या कहती है? बिल्कुल, कि मैं नहीं, राशिद हम भाई अभी अगर भी ये नहीं बात मानते कह ले तो सुप्रीम जरूर कोर्ट इसका का। जवाब देना चाहूंगा, फिर अरुण हम कह सकते चिदम्बरम हैं। साहब को जिम्मेदार मानते हैं। जी, आखिर इस देश को चलाएंगे कैसे? बिल्कुल। क्या इस देश के अंदर बात जंगल सर, है? ऐसा करने का है, मौका बात हम सुप्रीम जो कोर्ट प्रश्न को आप कर रहे मानने हैं के लिए और जो तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी के इस्तीफा पार्लियामेंट के को आप बाद जो मानने के लिए तैयार नहीं। अलवी मैं साहब इसको जवाब भी सुन बिल्कुल, लीजिए। मैं हाँ। स्पष्ट करना चाहता हूं, चिदम्बरम जी, एक एक करके हर विषय पे आता हूं। चिदम्बरम जी की जो बात हो रही है, स्पेक्ट्रम प्राइस के डिसीजन में चिदम्बरम जी और राजा जी साथ थे। अगर कानून से नहीं तो वो मॉरली, नैतिक रूप से और कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से वो डेफिनेटली गिल्टी पड़ते हैं। दूसरी बात आते हैं कि ये बहुत विचित्र बात है, आप बात करने देते नहीं है। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी इस देश के कहते हैं मैं पीएससी के सामने जाने को तैयार हूं जहां उनकी जाने की आवश्यकता नहीं है। और पीएससी में जब रिपोर्ट हो रही है तो कांग्रेस के सारे सदस्य जो हैं उसको निक्स कर देते हैं, दबा देते हैं, उसको नहीं प्रेजेंट होने देते। जेपीसी में जो मजाक हो रहा है, आप उसे कहते कैंगरू कोर्ट। नहीं, ये बात तो आप लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन पर अभी जो यही तो तथ्य है। छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में आप कह रहे थे कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर अलॉटमेंट हुआ। एक कई केस उदाहरण है और छत्तीसगढ़ के। एक केस नहीं, नहीं है, कई उदाहरण हैं। कई उदाहरण हैं। एक केस का उदाहरण मैंने खुद आशीष से ही सुना था, वो है पुष्प स्टील एंड माइंस, 1 लाख की कंपनी, जो कि 1 लाख से शुरू की गई कंपनी थी, और जिस दिन वो कंपनी शुरू हुई उसी दिन उसको 400 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया। ये कैसे हुआ? और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में? हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसको आप क्या ट्रांसपेरेंट मानते दिल्ली हैं? हाईकोर्ट ने देखिए, कहा, इस पे मैं स्पष्ट कर देता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? इट बीट्स इमेजिनेशन हाउ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन न्यू दिल्ली ऑन June 2, 2004 could have on that very day submitted an application in Chhattisgarh for grant of prospecting license। जी। उसको prospecting license भी मिलता है, माइनिंग लाइसेंस भी मिलता है, 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है, और तब तक नहीं निरस्त होता है जब तक दिल्ली हाईकोर्ट उसको असंवैधानिक करार नहीं देता है। जी। क्यों नहीं रमन सिंह का इस्तीफा मांगा था? वक्त बहुत कम है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इसके बाद लौटेंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि कितना नुकसान और कितना निजी कंपनियों को फायदा हुआ, और इसके अलावा क्या किए जाने की जरूरत है, जनता को फायदे के लिए क्या किए जाने की जरूरत है। बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कोयला आवंटन को लेकर अपनाई गई सरकारी प्रक्रिया में निजी कंपनियों को 1.86 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ, ये कहना है सीएजी का। लेकिन सरकार इसे नहीं मानती है, और सरकार का कहना है कि दरअसल ये जो आंकड़ा इकट्ठा किया गया है इसमें शायद पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे अमिताभ जी? मंत्री जी का कल जो बयान था कि जब तक मदर अर्थ में से ये कोयला निकाला नहीं गया है तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सरासर गलत बात है। देखिए, 3 चीज़ें हैं, सरकार है उसका फायदा या नुकसान, निजी उद्योग है उसका फायदा और नुकसान, और देश है उसका फायदा और नुकसान। जहाँ तक सरकार की बात है, जब उन्होंने कोयले का अलॉटमेंट दे दिया, उसी दिन जिस दिन उन्होंने अपना टाइटल दे दिया उसी दिन उनका पूरा लॉस नहीं होता है, उसका गेन कुछ हो सकता है उद्योग का, मगर उसका कुछ अंश का लॉस उसका उसी दिन हो गया। मैं मिसाल तौर पे कहूँगा इस समझने के लिए कि चिदम्बरम साहब से मैं कहूँगा कि साहब आप मेरे को अपना दिल्ली का घर आज दे दीजिए, मैं ये वायदा करता हूँ कि उसको किराए पे भी नहीं चढ़ाऊँगा, बेचूंगा भी नहीं आज की तारीख पे, मेरे को लाभ होगा कि नहीं। मैं इस ज़मीन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सबको मालूम है दिल्ली में, तो मेरे को उसी दिन उतना फ़ायदा हो जाएगा
और उनको उतना ही नुकसान होगा जितना मेरे को ज्यादा मिलेगा बाद में। आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, पिछले 15 सालों में हमारे देश में क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है। हमारे देश में उद्योगपति और बड़े अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसलिए होता जा रहा है क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल्स, लैंड, आयरन ओर, कोल, स्पेक्ट्रम, ये मुफ्त के दाम पर, पिटेंस पर उसको जो है प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दिया जा रहा है। हाँ। और उससे उसका जो मार्केट रेट, उसकी जो सही कीमत है वो सरकार नहीं ले रही जी। है। अगर सही कीमत ले तो इक्विटेबल विकास हो, राशिद अलवी सबका बराबर से विकास राशिद होगा। अलवी साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सस्ते दामों पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और आम आदमी को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब मैं इसीलिए ये बात उठा रहा हूँ, आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो देश के हित में, देश के आम आदमी के हित में बनाती है। कोल अगर महंगा होगा तो बिजली महंगी होगी। जी। आज भी 25% कमी है बिजली की, और हमें विदेशों से पैसा कोल मंगाना पड़ता है ज्यादा कीमत पे। पिछले कुछ सालों से और ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर हम कोल को, अब मैं बीजेपी से और इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री ने ब्राइब ली है प्राइवेट सेक्टर को ब्लॉक अलॉट करने की, ब्लॉक एलोकेट करने की? आप कहिए, ये इल्जाम लगाइए कि प्रधानमंत्री ने ब्राइब ले ली और ब्राइब लेके प्राइवेट सेक्टर को एलोकेट कर दिया। और अगर आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है तो आप यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री ने देश के हितों को सामने रखकर फैसला किया। ऑक्शन की बात जब भी हुई, हमारी सरकार के अंदर हुई, किसी दूसरी सरकार ने ऑक्शन की बात नहीं की है। राशिद भाई, इसको मैं एक जवाब देना चाहूंगा, इस पे बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप जो बात कह रहे हैं, मतलब ऐसा है कि सरकार किस लिए होती है? सरकार होती है देश को चलाने के लिए, ये हर व्यक्ति जानता है, और सबके भलाई के लिए। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं होता कि सरकार चलेगी जहां पर सरकार अपना ही नुकसान कराने में लगे रहे। 2G के केस में जो आप बार बार कह रहे हैं और उसको कोल से नहीं लिंक करना चाहते, 2G के केस में 1650 करोड़ रुपए फिक्स किया गया, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया 122 लाइसेंसेस, और आज सरकार ने खुद उस 1650 करोड़ को 14,000 करोड़ कर दिया है। सवाल ये नहीं मतलब है, इसको सवाल कैसे? ये मैं है बता कि रहा जो हूं। अभी राशिद साहब ने कहा कि बीजेपी को अगर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना है तो बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने सवाल उठाए हैं कि क्यों नहीं वो आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री। ऐसा है, आरोप इस पे स्पष्ट लग रहा है जब हम अपने प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इस बीच में सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 5 साल जब वो कोयला मंत्री थे, 1,86,000 करोड़ का नुकसान, उसके स्पष्ट आप कह रहे हैं। और जो मिनट्स की बात बार बार हो रही है, मतलब स्पष्ट हो रहा है कि जो पॉलिसी प्रधानमंत्री जी लाना चाहते थे, उन्हीं का प्रधानमंत्री ऑफिस उसे रोक रहा था। उसी को आप देखें, उसमें देरियां हो रही थी, इसी बीच में सारी गड़बड़ें हुई हैं। तो मतलब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मुझे इतना बता दीजिए, जिम्मेदारी कौन लेगा इसका? बात आ गई, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। ये बार बार कांग्रेस ये बात कहती है कि अगर हम कोयला ना देते तो बिजली महंगी हो जाती, स्टील महंगी हो जाती, सीमेंट महंगी हो जाती। कहाँ हुआ है? पहली बात तो उत्पादन नहीं हुआ क्योंकि कोयला निकाला ही नहीं गया, उस कोयले का इस्तेमाल ही नहीं हुआ बिजली बनाने में। दूसरी बात, 1-2 जगह जहां पर उस कोयले से बिजली बनाई भी गई है, एक कंपनी आज वो बिजली 5 से 7 रुपए पर यूनिट बेच रही है। अशोक चावला की कमेटी जो बनाई गई, प्रधानमंत्री ने खुद अशोक चावला की कमेटी बनाई जून 2010 में, उस कमेटी ने यह पाया उसकी रिपोर्ट में कि जो पावर प्लांट्स बाहर से कोयला आयात करके बिजली बना रहे हैं वो सस्ती बेच रहे हैं जी। और जबकि जिनको जो कैप्टिव ब्लॉक्स मिला है वो बिजली महंगी बेच रहे हैं। जो आयात करके कोयला ले रहे हैं इंडोनेशिया से, वो बिजली सस्ती बेच रहे हैं। जी, इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। अच्छा, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मिनरल राइट्स, वो जो उसका नीलामी होती है, वो घर बेचने जैसे नहीं है कि घर का पूरा वैल्यू एकदम अपफ्रंट दिया जाता है। ये कभी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि जो माइन में पूरा मिनरल जो है उसका पूरा वैल्यू शुरू में सरकार को दे देते हैं, ऐसा नहीं है। वो रेवेन्यू शेयर पे या रॉयल्टी के रेट पे आधार पे उसका नीलामी होती है। बिल्कुल। तो ये हो नहीं सकता है कि 1.86 लाख करोड़ ये पूरा पैसा सरकार को शुरू के देते फायदा नहीं होता, ये नहीं। हाँ। हर साल जो रेवेन्यू होता है उसका एक हिस्सा सरकार को दे जाती है, और वो राज्य सरकार को जाता है। राज्य सरकार के। नहीं, अभी जो है, जो तर्क निकालने की कोशिश में नहीं निकलने वाला होता है। अभी जब
मिनरल से दो तरह का फ़ायदा सरकार को होती है। एक रॉयल्टी, दूसरी जो प्रॉफिट जो होती है उस पर टैक्स। ठीक है, अब हमारे देश में रॉयल्टी एकदम नीचे अभी तक कर रखी है, तो किसी को रॉयल्टी का कोई इनकम तो हो ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। और प्रॉफिट जितना होना चाहिए उतना दिखाते नहीं है, वो तो उतना उसमें टैक्स मिलती नहीं है। एक तीसरा एलिमेंट ये हो सकता है कि ये अलॉट करने का तरीका जो है, नीलामी जब होगा तो वो रेवेन्यू शेयर पे, वो रॉयल्टी से ऊपर भी एक हिस्सा सरकार को मिल सकती है। जब नीलामी नहीं होती है वो शेयर नहीं मिल रही है, लेकिन वो शुरू में इकट्ठे होते नहीं मिलता जी नीलामी होती भी, जी तो इस तरह की घाटा नहीं है। तो अभी तो करना ये चाहिए कि जितने भी अभी कैप्टिव ब्लॉक्स जो है दिए गए वो वापस लेके सारे रेवेन्यू शेयर के आधार पे नीलामी करके उसको करना चाहिए। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोबारा वो जो कंपनियां काम नहीं शुरू कर पाई हैं उनको वापस ले लेना चाहिए और फिर से नीलामी करनी सरकार चाहिए। 25 तो डीएलोकेट कर ही दिया, हाँ क्योंकि वो माइनिंग शुरू नहीं किया। 25 उन्होंने डीएलोकेट कर दिया, बाकी भी करना चाहिए और सारे नीलामी रेवेन्यू शेयर के आधार के ऊपर करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है, सबसे बड़ा हमारा नुकसान ये हो रहा है कि 50,000 मेगावाट की जनरेशन कैपेसिटी जो बनी हुई है उससे कोई वैद्युतीक उत्पादन नहीं हो रहा है कोयले की कमी से। सबसे नुकसान उससे हो रहा है। एक बात में बीजेपी के इस आरोप के बारे में बोलना चाहिए। अब मोटा मोटी ये है, जैसे आशीष ने कहा, ये प्रधानमंत्री की उद्देश्य था कि हमारे ऑक्शन की पॉलिसी लागू हो। अपने सरकार के अंदर के वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से, राज्य सरकार की वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से ये पॉलिसी लागू होने में 4 साल की देरी हुई। 6 साल की 2010 में हुई, लेकिन अभी तो हुई। तो ये सरकार, प्रधानमंत्री उसकी कोशिश तो की, उसका टाइम लगा लेकिन हो गया, लेकिन नहीं कंप्लीट। लेकिन बीजेपी में इसका नुकसान ये है कि अभी तक जितना बड़ा घोटाला का झाग हुआ वो कांग्रेस के बड़ा नेता का उसका चेहरा नहीं आ रहा है। अभी उसको मौका मिला कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता का चेहरा उसमें ले आ सकते हैं, तो उसको मनमोहन सिंह को पकड़ा है। और उसमें और दूसरा कोई तो उसमें पॉलिसी है नहीं। जी इसको एक सेंटेंस में नहीं, मैं बिल्कुल, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रेज करना चाहूंगा। 2005 से लगातार हमारे सांसद हंसराज अहीर जी, प्रकाश जावड़ेकर जी उसमें बाद में भी जुड़े हैं, साथ में लगातार 1 दर्जन पत्र लिख चुके हैं अलग अलग संस्था, सरकार को, प्रधानमंत्री को, कोयले मंत्रालय को, कहते हुए चैलेंज करता हूं, उन्होंने बिल्कुल गलत बात है। 2005 से नहीं, पिछले 6 महीनों से आपने पत्र लिखे हैं। हमारे पत्र लगातार, अगर आप ये दिखा दें मुझे पत्र, कैग की रिपोर्ट सामने आई तब बीजेपी जागी। 6 साल से तो लूट में शामिल थे बीजेपी की सरकारें। बहुत बढ़िया बात, अब बीजेपी की लूट हो गई है, मतलब लूट देखिए चलाए देश को, और बीजेपी की लूट की बात हो गई है। जब कोयला कॉर्पोरेट हाउसेस को मुफ्त में देने की बात होती है, बात रिवर्स कर दीजिए। आप कह दीजिए ना कि सीडब्ल्यूजी में भी बीजेपी की लूट थी, आप बताइए ना कि आपके हर जगह कोयले की बात करते हैं, कोयले की क्यों, सिर्फ कोयले की बात करते हैं, शुरू कर सिर्फ कोयले की। देखिए दर्शकों, मुफ्त में देना है किसी कॉर्पोरेट हाउस को तो उसके लिए शिवराज सिंह चौहान भी चिट्ठी लिखते हैं, रमन सिंह भी चिट्ठी लिखते हैं, प्रणब मुखर्जी भी बात मान लेते हैं, शिंदे भी बात मान लेते हैं। ऐसे बीजेपी और कांग्रेस आंख से आंख नहीं मिलाती है। लेकिन अगर कॉर्पोरेट हाउसेस को मुफ्त में कोयला बांटना हो, मुफ्त में नेचुरल रिसोर्सेज बांटनी हो, तो बीजेपी और कांग्रेस हो जाती है। अब कैग की रिपोर्ट आ गई है तो ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस इन पर आरोप। मैं एक चीज दर्शकों के लिए स्पष्ट करने की बात कह रहा हूं कि आज की जो चर्चा अभी तक हुई है उसमें यह स्पष्ट है कि सीएजी ने अपने रिपोर्ट में 1.86 लाख करोड़ का लॉस, सरकार को लॉस, ये ऐसा नहीं बताया है। उन्होंने बताया है कि इसका कुछ अंश सरकार को मिल सकता था, जो कि जनहित में, जनसंपदा के हिसाब से उसका खर्चा दूसरे रूप में हो सकता था। तो एक ये बहुत मूलभूत बात है कि सारे यहाँ पे प्रचार चल रहा है कि 1.86 लाख करोड़ का लॉस सीएजी ने बताया है, उन्होंने कतई नहीं बताया। आज हमारे इस चैनल में आप ये साफ कर दीजिए कि दरअसल ये कितना फायदा सरकार को हो सकता था और एक्चुअल लॉस कितना हुआ, ये बता दीजिए, ताकि यहां से ये कम से कम मैसेज जा सके कि जो 1.86 लाख करोड़ का आंकड़ा आ रहा है वो गलत है। नहीं, 1.86 का आंकड़ा बिल्कुल गलत नहीं है। कोयला जो जितना भी कैप्टिव माइन में दिया गया है उससे जितना भी उसका जितना भी मूल्य है उसको मल्टीप्लाई करिए क्वांटिटी को उस ग्रेड के हिसाब से, उसके प्राइस उसी ग्रेड के हिसाब से, और आपको 1.86 लाख करोड़ का ही
फिगर मिलेगा। अमिताभ आज जी, की एक तारीख सवाल में। मेरा ये है, ये कोयला की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ए से लेके एफ तक की क्वालिटी होती है, ABCDEF। जी। कोयले की जो खरीद का मूल्य है वो मान लीजिए ए की खरीद का मूल्य 500 रुपए है और जो एफ की खरीद का मूल्य है वो 2000 रुपए है। आपने औसत 500 से 2000 का बीच का लगा दिया, यानी कि आपने खरीद तो सस्ता लिया एक क्वालिटी का, और जो बेचने का मूल्य जो सबसे महंगी क्वालिटी वाला था उसका जोड़ दिया। कुछ इस तरह से हिसाब किताब नहीं, किया इस गया तरह है? नहीं है कुछ भी, इस तरह कुछ भी नहीं है। A to F अलग अलग ग्रेड्स हैं, उन ग्रेड्स का भी एवरेजिंग करके एक एक का प्राइस लेके, ए का प्राइस ये, बी का प्राइस ये, इसको फिर वेट करके बाय क्वांटिटी कितना है उसके हिसाब से फिर प्राइस से मल्टीप्लाई करके ही ये फिगर निकला है। और ये फिगर है कि आज की तारीख में या 2010-11 जबकि ये रिपोर्ट की जो लास्ट डेटा आई थी उस टाइम ये फायदा, इतना अमाउंट का मूल्य निजी उद्योगों को दिया गया जी। है। और उनका कहना है इस रिपोर्ट में कि इसका कुछ अंश वो अंश सरकार कितना? का लॉस है। वो कितना? वो अंश कितना लॉस है, ये इसको निकालने के लिए ये आगे इसकी कितनी कीमत होगी या उनको जो फायदा हुआ, उनकी जो इक्विटी शेयर बढ़ गए, उनको एलोकेशन अलॉटमेंट होते ही उस उद्योग उस निजी उद्योग के इक्विटी शेयर में 50 गुना 100 गुना बढ़ोतरी हुई, तो वो जो वैल्यू एडिशन हुआ उसका कितना, ये देखिए जांच की बात है, ये पीएसी के जजमेंट की बात है। जी, जी, ये जी। जजमेंट सीएजी नहीं करता है। जी, तय करने अलवी साहब कुछ बोलना चाहते हैं आपके सवाल के जवाब में? अलवी साहब, देखिए मैं एक बड़े अदब से आप सब लोगों से बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। सरकार कोई बनिए की दुकान नहीं है कि यहाँ कोल की दुकान लग रही है, यहाँ बिजली की दुकान लग रही है, यहाँ डीजल और पेट्रोल की दुकान लग रही है। सरकार की जिम्मेदारी है जनता के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना। डीजल पे सब्सिडी दी जाती है, वो रेवेन्यू का नुकसान नहीं होता है। मिट्टी के तेल पे सब्सिडी दी जाती है, वो नुकसान नहीं होता है। अगर इन नुकसानों को आप कैलकुलेट करेंगे कि क्या डीजल की कीमत बढ़ा दी जाए, क्या मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ा दी जाए, देश का नुकसान हो रहा है। इसी तरह कोल का भी मामला है। आप अगर इसे ज्यादा कीमत में बेचेंगे, यकीनन बिजली ज्यादा महंगी होगी। ये सरकार, मैं ये नहीं कहता कि सरकार कोई गलती नहीं कर सकती है। आपने जो सब्सिडीज की बात कही है, जहां पे सरकार की मंशा है, सरकार की नीति है कि हम इसको सब्सिडी देंगे, जैसे कि फार्मर को देना है, सड़क बनाना है, जैसे भी करना है, वो मंशा आपकी जब नीति है तय है तब ठीक है। मगर जहां आपने उस नीति को बदला है खुद ही, जहां उस नीति के बारे में बिल भी पेश हुआ है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें सब्सिडी देने की लेकिन नीति है? अमिताभ जी यहाँ सवाल ये है कि सरकार को तो फिर भी लगा, यूपीए सरकार को तो फिर भी लगा कि यहाँ पर नीलामी की प्रक्रिया अपनाया जाना ठीक है। इससे पहले किसी सरकार को कुछ नहीं लगा, किसी सरकार ने ये ऐसा नहीं नहीं है, सोचा यही मैं कह कि रहा हूं। यहाँ पर नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। मर्चेंट माइनिंग के लिए बात रखिए, क्या बात कर रहे हैं आप? मर्चेंट माइनिंग के लिए कोल माइंस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2000 का पहले आया था और वो राज्यसभा में लेकिन रुका वो हुआ था। मर्चेंट माइंड का था और 3 साल रहे, उसके बाद भी सरकार हाँ, रही, वो बात सही है। उसके जो बाद भी policy कुछ नहीं हुआ। paralysis अगर NDA में था, वो उसकी यहाँ पर मंशा वो भी बात इतनी सही। अच्छी थी, यहाँ 6 साल की देरी हुई, वो वहाँ आपकी 3 साल बात की है। भी देरी हुई। मैं ये जो आप ये बात उठा रही हैं ना कि ये 6 साल की देरी हुई, लेकिन लाई तो सरकार फाइनली बिल, और उसके पहले क्या कभी किसी ने सोचा नहीं इस पर। 1999 पर एनडीए की सरकार ऑयल सेक्टर में पहली बार नेशनल ऑयल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लेकर आई, और वहां पे उन्होंने बिडिंग के रास्ते ये तय किया कि हम कोई भी ऑयल एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स देंगे, वो बिडिंग के रास्ते देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो देश की दूसरी खनिज पदार्थ थे, मेजर मिनरल्स थे, आयरन ओर थे, कोल था, उसके बारे में एनडीए ने 2004 तक बिल्कुल कुछ नहीं सोचा। ठीक है। उसके बाद जब यूपीए की सरकार आई, बिल्कुल यूपीए की सरकार आई, यूपीए ने, प्रधानमंत्री ने सोचा, और उसके बाद उस पर एनडीए ने क्या कार्रवाई करी? एनडीए के मुख्यमंत्री लिखते रहे, पत्र लिखते रहे प्रधानमंत्री को, नीलामी नहीं होनी कि नहीं होनी चाहिए, जी, बहुत नहीं होनी चाहिए। आज जो बीजेपी कह रही कि हम संसद नहीं चलने देंगे, हम एनमास इस्तीफा दे देंगे,
2004 से 2010 के बीच में क्यों नहीं कहा कि अगर ये नीति नहीं लाओगे तो हम संसद नहीं चलने देंगे? मुझे यही साथ एक सवाल और भी जोड़ना हाँ, बोलिए ना, चाहूंगी। जोड़िए। MMDR अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2008 में तय किया गया, 8 से लेके 2 साल लग गए मैडम उसको ऐसा पास है, इसका कराने। एक ही जवाब है और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कहते हुए कि इस देश के बारे में अगर बात करनी है तो आप हर चीज जो है ऐसे जैसे भारत की इतिहास जो है 1998 में लिखी गई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बने इस देश के प्रधानमंत्री, उससे पूर्व जैसे भारत की इतिहास रही नहीं। अरे 47 सालों में 65 सालों में 1947 से लेके मतलब अगर आपको हर चीज इतिहास से स्टार्ट करना है तो 47 से करिए। हर चीज जो है क्यों एनडीए की सरकार पे आकर रुक जाती है? अगर आप इस बात को कहें हर वर्ष हर दशक में बदलाव हुआ है। अगर टेलीकॉम की पॉलिसी की भी बात करेंगे तो टेलीकॉम का एक बदलाव था, उसकी हमने जो एक मिनट बात रख रहा हूं मैं, नींव जो रखी उसका अगर आप देखेंगे 91 में पॉलिसी जो है लिबरलाइजेशन की मनमोहन सिंह जी ने रखी। उसके बाद अगली सरकार जो थी एनडीए की सरकार थी, उसको फायदा मिला, उस बात को बढ़ाया, आगे बढ़ी तो अगली सरकार आती है। देयर इज अ कंटिन्यूटी इन पॉलिसी। पॉलिसीज डू नॉट बिगिन एट वन गवर्नमेंट और द अदर। द पॉइंट हियर इज नॉट व्हेन द पॉलिसी स्टार्टेड, द क्वेश्चन हियर इज वेरी क्लियरली कि जब आपने निर्णय लिया पॉलिसी का 2004 में तो आपको 6 साल क्या कर रहे थे? सो रहे थे आप। चर्चा अभी और जारी रहेगी, अपनी एक बात ब्रेक कह के लिए लूं। रुकते हैं। ठीक है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जनता को भी शामिल करेंगे, उस जनता को जिसको आखिरी फायदा इस कोल ब्लॉक के आवंटन से मिलना था, वो क्या सोचती है इस पूरे मामले पर, उससे भी बातचीत करेंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ। तो आज सरोकार में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कोल ब्लॉक के आवंटन से निजी कंपनियों को कितना फायदा हुआ, जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है, और आम आदमी को क्या फायदा नुकसान हुआ, इस पर चर्चा करें। हमारे साथ यहाँ पर जनता भी मौजूद है। आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैं रामबाबू शमादिया सीधे सीधे अलवी साहब से ये जानना चाहता हूँ कि 2005 में जब कोयले को आवंटन कर दिया गया और देश में बिजली उत्पादन को लेकर एक गंभीर समस्या है और इस देश का 40% गांव अंधकार में डूबा हुआ है, उस परिस्थिति में अभी तक कोयला क्यों नहीं निकाला गया जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अलवी साहब। ब्लॉक्स में कोयला निकालने में समय लगता है जी मैं इस मामले में कोई अथॉरिटी नहीं हूं, जी। लेकिन जो कुछ मुझे बताया गया है, जो लोग कोल के मामलात को जानते हैं, कि ब्लॉक से कोयला निकालने में 4, 5, 6 साल लगते जी। और यही वजह है कि 57 ब्लॉक्स में से सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर प्रोडक्शन शुरू हुआ है, बाकी शुरू होने वाला है। जी, अगला सवाल आपसे है। मेरा नाम मोहम्मद दानिश हुसैन है। सर, जो सीएजी का कैलकुलेशन जो हुआ है वो गवर्नमेंट कहती है गलत है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि जो सीएजी का कैलकुलेशन है बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है। सीएजी ने जो प्राइवेट पार्टीज को जो लाभ हुआ है उसकी जो फिगर बताई है बहुत ही कम बताई है। मेरे हिसाब से वो फिगर दुगनी तिगनी है। जी। प्राइवेट पार्टीज को जो लाभ की फिगर है वो कम से कम दुगनी तिगनी है, जो असलियत में प्राइवेट कंपनीज को फायदा हुआ है। अगला सवाल। मेरा नाम ऋतिका है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में हम एक दूसरी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और इस बीच की जो देश की जनता जो है वो पिसे जा रही है। आखिरकार कब तक सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा और हमें इन सब स्कैम का मतलब खामियाना भुगतना पड़ेगा? जी, जनता क्यों भुगते? ये जो संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, जो नीति नियम बनने हैं वो लटके पड़े ऐसा है, हैं। संसद की कार्रवाई पे मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। कई बार मैं चैनलों पे देखता हूं कि 7 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये रुक रहा है इसलिए क्योंकि हम श्योर कर रहे हैं 1,86,000 करोड़, जो आशीष जी कह रहे हैं हो सकता है 5 लाख करोड़ हो, मुझे इसकी जानकारी, लेकिन 1,86,000 अपने में कम नहीं है। दूसरी बात है कि देखिए ऐसा है, मैं इस बात को कह दूं, लगातार जहां तक स्कैम्स होंगे, अपोजिशन पार्टियां तो सरकार चला नहीं रही।
अपोजिशन पार्टियों के पास उनके कई माध्यम होते हैं, उनमें से जब हमें लग रहा है कि इतना महत्वपूर्ण विषय है जैसे 2G में, जब संसद सत्र में हमने शोर करते गए तब जाकर राजा साहब के ऊपर कार्रवाई बढ़ती गई और अंततः यह पता पड़ गया कि 2G स्कैम में सरकार ने का लॉस हुआ और उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दे दी किस्म से 122 लाइसेंसेस रद्द करके। जी, तो मुझे लगता है नहीं, मैं इसका जवाब लास्ट एक राजनीतिक चल पाया था, उससे पहले राजा का इस्तीफा हो गया था। मैं राजनीतिक बात वो 16 महीने के बाद राजनीतिक जेपीसी बैठी थी उसके बाद, जो आप जिस बात का मैं कह राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं, जनता के पास वो पावर है और आप देखेंगे हर लोकसभा में कई लोग हारते हैं, कई लोग वापस चुन के आते हैं और यही कारण है कि अलग अलग राज्य वापस भी चुन के आते हैं अपने काम पे। तो जनता का वोट जो है इतना मामूली नहीं है, महत्वपूर्ण वोट है। तो जो बैलेंसिंग पावर है, जो आप कह रहे जनता जो है पिस रही है, जनता के पास वो अवसर आता है और जनता अपना निर्णय देती है, जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भुगतना पड़ता है या स्वीकारना पड़ता है जब उनको सत्ता मिलती है। जी, अगला एक चीज बताना चाहता हूं आपको, बहुत सुंदर सा एक दोहा है कबीरदास का, चलती चक्की देख के देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो आपकी जो भावना है वो सही है, पुरानी है, लेकिन उसी दोहे में आटा निकलता है, रोटी होती, पेट भरता है सर। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मैं अलवी जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब से कैग की रिपोर्ट आई है, सरकार और संगठन दोनों इतने ज़्यादा हमलावर हुए हैं, तो क्या एक संवैधानिक संस्था का अगर औचित्य नहीं है तो खत्म क्यों ना कर दिया जाए, और अगर औचित्य है तो उसके बातों को क्यों ना ऐसा कह के कि इनके सरकार के मंत्री की जीरो बढ़ाने की आदत हो गई, हद में रहने चाहिए और उसे सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का हक नहीं है। क्या ये एक संविधान की अवमानना मान ली जाए? जी, अलवी साहब। देखिए, हम ये बात बहुत बार कह चुके हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनका अपना ज्यूरिसडिक्शन है, सरकार का अपना ज्यूरिसडिक्शन है, हर संस्था का अपनी हदें हैं जो संविधान ने तय की हैं, उनका ज्यूरिसडिक्शन संविधान ने तय किया है। पॉलिसी बनाना, हम सब्सिडी दें या ना दें, हम किस चीज़ को कितनी कीमत में बेचें, ये फैसला सरकार करती है। सीएजी की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो ऑडिट कर सकती है। ये जो कैलकुलेशन है कि अगर ये चीज़ ऑक्शन होती और इतने में बिकती, आज 2012 के अंदर इसकी कीमत ये है और इसको बेचा जाता तो इतना नुकसान हो जाता, ये गलत है, ये देश को गुमराह करने वाला है। और जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, इन्हीं बातों को सुन के गुस्सा आता है, लेकिन सरकार जो फैसला करती है वो जनता के हितों को सामने रखकर फैसला करती है। जी, अगला सवाल। मेरा नाम केपी सिंह, मेरा सवाल आपसे है। मेरा सवाल ये है कि जो निजी कंपनियों को जैसे कोयला दे दिया जाता तो उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? अगर उन पर शिकंजा कस दिया जाए, कोई ऐसा चीज़ बैठा दी जाए कि वो घोटाला ना हो। कैग की रिपोर्ट में यह भी है कि सरकार की एक संस्था है जिसका काम यह है कि जिनके पास भी निजी ब्लॉक हैं कोयले के, वो कोयला किस तरीके से निकाल रहे हैं और उसका उपयोग सही मदों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए भी एक संस्था है। उस संस्था ने भी अपना कोई काम नहीं किया। अगर हमने पावर के लिए कोयला दिया, स्टील बनाने के लिए कोयला दिया, तो वो कोयला पावर स्टील के लिए उपयोग हुआ और कब हुआ, कितना निकाला गया, इसका भी निरीक्षण होना चाहिए था समय समय पर। कैग ने कहा कि वो भी नहीं हुआ। अगला सवाल। मेरा नाम दीपक है। मैं अपोजिशन पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री के इस्तीफे से इस नुकसान की भरपाई हो सकती है? एक शुरुआत है इस बात को। अगर आप देखेंगे भरपाई कैसे, भरपाई तो है, आखिर कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी उस पर, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी को हम लोग कह रहे हैं, संवैधानिक रूप से वो इस मंत्रालय के मंत्री थे और फिर जैसे इस डिबेट में बार बार ये बात स्पष्ट हो रही थी, उन्हीं का कार्यालय इस पर रोक लग रहा था। तो मतलब इस बात को हम तीखी नोक पे ला रहे हैं कि उनके कार्यकाल में घोटालों की संख्या, घोटाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हर घोटाले की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। जैसे आज हम कोयले पे बात करें, लेकिन सीएजी के और जो 2 रिपोर्ट्स हैं, एक अपने दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर, उस पर चर्चा नहीं हो रही, अन्य ऐसे हैं वो छोटे लगते हैं क्योंकि 1,86,000 करोड़ की बात हो रही है। 3,000, 5,000, 10,000 करोड़ तो ऐसे लगते हैं कि बहुत मामूली घोटाले हैं। इसीलिए बीजेपी जो है दूसरे अपने राज्यों में जो घोटाले हुए हैं या जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको बहुत छोटा मान के नहीं चर्चा करना चाहती। ऐसी बात है ही नहीं। इस बात को मैंने इसके कारण भी तो स्पष्ट किया आपको। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है, अगले हफ्ते से संसद चल पाएगी कि नहीं? अब देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है। ऐसा है, ये हमारी संसदीय पार्टी और हमारे नेता जो है वो तय करेंगे। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि संसद नहीं चलने देंगे जब तक प्रधानमंत्री जी के इस्तीफा
जब तक वो अपना इस्तीफा नहीं देते। आपने ये अभी हमने कहा- स्पष्ट कहा है। आपने और अभी ये कहा हमारे कि- नेता ने जब तय किया, ये हमारी लाइन अरुण जी ने कह दिया, सुषमा जी ने कह दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, सब कहे जा रहे हैं, तो मतलब इस पे कोई प्रश्न और उठाने की नहीं, बात ही आप नहीं ये होती। मानते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट आखिरी तथ्य नहीं है, उसके बाद पीएससी की जांच होती है, इसके बाद बात साफ होती मैडम, है। यही तो बात- पीएससी की जांच का इंतजार क्यों नहीं कर लेती मैं है आपको बीजेपी? इसका सीधा जवाब दे देता हूं, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पीएससी के अंदर में रिपोर्ट हाँ। किस तरह से उन्होंने पेश होने नहीं दिया, जेपीसी के अंदर में किस प्रकार की मजाक हो रहा है कि आप जो है कह रहे हैं अटल जी को बुलवा दीजिए, जो व्यक्ति 2002 में मर गया उसको बुलवाइए, लेकिन जब जो चिदम्बरम राजा जी के साथ तय करते हैं उनको नहीं बुला ये सकते। बात आप कई बार मतलब कह फिर- चुके हैं। जाते मतलब- जाते एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे अलवी साहब से। अलवी साहब, आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि 57 कंपनियों के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी अपना काम शुरू कर पाई है। जो कंपनियां नहीं शुरू कर पाई हैं, क्या उनके आवंटन रद्द किए जाएंगे? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, शायद इससे संतोष हो जाए बिल्कुल विपक्षी आपने पार्टियों बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ, देखिए, इन प्राइवेट कंपनीज के साथ जो भी सरकार का एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी एग्रीमेंट है, अगर उस एग्रीमेंट को वायलेशन होगा तो यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भी एग्रीमेंट का एक हिस्सा है। लेकिन मैंने ये भी अभी अभी आपसे कहा था कि कोल के प्रोडक्शन में थोड़ा समय लगता है। कितना समय लगता है, कितना नहीं लगता, ये तो टेक्निकल लोग जाने, लेकिन अगर वो एग्रीमेंट को वायलेट करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम हाउस को नहीं चलने देंगे, इसी से पता चलता है कि वो देश के संविधान के अंदर कितना यकीन रखते हैं। जी, संविधान के साथ, पार्लियामेंट के साथ इस तरीके की खिलवाड़ देश की जनता बर्दाश्त नहीं लेकिन करेगी। देश की जनता और को इस पिछले- बात का इंतजार पिछले जरूर है, आरोप देश की लगाने और जनता को इस विधानसभा बात में- का जरूर इंतजार है कि संसद का जो पार्लियामेंट- डेडलॉक है वो खत्म हो, संसद की कार्रवाई ठीक तरीके से चल सके। और जो सबसे हम- बड़ा सवाल ये है हम कि चाहते देश हैं- की जनता जो बिजली के लिए तरस रही है, कम से कम उसके लिए एक सही नीति और सही तरीके की काम शुरू किया जाए, ताकि लोगों को जो बिजली की जरूरत है वो पूरी हो सके। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलवी जी, नलिन, आशीष, टीके और अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।